बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये सेशन आज का वाणिज्य के विद्यार्थियों के लिए। यदि आप लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर परेशान है तो बेसन इस वीडियो में कहीं मत जाइएगा और वाणिज्य के इस महत्वपूर्ण सेशन का लाभ उठाइए और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कीजिए। जो आपका रेड्यूस सिलेबस है न्यू 2024 का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर का डिस्कशन आप लोग के साथ किया जा रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला जो हुई है, यहाँ से इन प्रश्नों का लेके डिस्कस कलेक्शन जो आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है एनसीईआरटी बेस्ड जो आपका सिलेबस है उसके आधार पर। तो वाणिज्य के विद्यार्थी जो कि 2024 में एग्जामिनेशन में बैठने वाले हैं यूपी बोर्ड के, तो वे इस वीडियो को पूरा देखेंगे अंत तक और बिना स्किप किए हुए। और एक काम जरूर करेंगे, इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर करेंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है वाणिज्य का, अवैतनिक व्यय से आप क्या समझते हैं? अवैतनिक व्यय क्या होता है? देखिए अवैतनिक व्यय का मतलब क्या होता है? उन खर्चों से है जो किए गए हैं लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए क्या हो गया कि खर्च तो हो गया लेकिन इनका भुगतान अभी नहीं किया गया है। अवैतनिक व्यय उसे कहते हैं हम लोग। जैसे कहा गया कि जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो एक तरीके से देखा जाए तो अवैतनिक मतलब वेतन नहीं मिला लेकिन अवैतनिक व्यय का एक वो एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे क्रेडिट कार्ड आपने लिया 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख तक का आपका लिमिट है, तो आपके कार्ड पर इशू हो गया, तो जब आपके पास पैसा नहीं भी है तो आप वहां से लेकर अपने काम के लिए यूज कर दिए। फिर जब आपकी सैलरी आई वहां से वो चीजें क्या होगा, व्यय खर्च होकर वहां से जुड़ जाएगा। तो देखिए क्रेडिट की बात जो मैंने पहले बताया, देखिए क्रेडिट की बात आगे आ भी रही है। तो अवैतनिक व्यय से क्या तात्पर्य होता है? उन खर्चों से होता है जो किए गए हैं लेकिन अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। यह देखा जाए तो विभिन्न स्थितियों में हो सकता है, विभिन्न प्रकार की स्थितियां पैदा होती है इसके लिए। जैसे कि कोई कंपनी क्या होती है की क्रेडिट पर क्या करते हैं, सामान या सेवाएं प्रदान करते हैं या प्राप्त करती हैं। ठीक है ना, क्या करती हैं वो सेवाओं को प्राप्त करती हैं। कोई भी सेवाएं हो गई जो या जो व्यवस्थाएं हो गई तो उसके बेस पर क्या करती हैं वो सेवाओं को प्राप्त करती हैं। ठीक है, जब किसी व्यक्ति को किसी सेवा के लिए बिल प्राप्त हुआ है लेकिन उसे अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, तो अवैतनिक व्यय जो होता है बैलेंस शीट पर एक दायित्व होता है जो भविष्य में भुगतान करने के दायित्व का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब व्यक्ति के पास नहीं है फिर भी व्यक्ति क्या है, अवैतनिक व्यय के माध्यम से जो है उस जो प्राप्त बिल है उसका भुगतान किया जा सकता है। तो अवैतनिक जो विक्रेता होता है वो क्या करेगा, चालान के माध्यम से अर्जित व्यय जो होगा और उपयोगिता जो होगा या किराए के बकाया बिल जैसी चीजें जो होंगी इसमें शामिल होगी और उनका वो आसानी से जो व्यय उन पर कर सकता है। ठीक है, या उनका भुगतान किया जा सकता है। व्यवसाय के लिए अगर देखा है तो ये महत्वपूर्ण एडिशंस और अवैतनिक व्यय को जो है सावधानी पूर्वक जो है ट्रैक करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके उनके पास अपने वित्तीय दायित्व की सटीक तस्वीर है और किसी भी संभावित नकदी प्रवाह के मुद्दों से बचे। लेकिन नकदी प्रवाह के मुद्दों से भी बचना चाहिए और अवैतनिक व्यय को जो है प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में जो विफलता से जो होता है आपूर्तिकर्ताओं के साथ देखा जाए तो तनावपूर्ण जो होते हैं संबंध हो जाते हैं। ठीक है ना, और देर से भुगतान जो होता है तो जुर्माना भी उस पर लगता है और संगठन की क्रेडिट रेटिंग जो होती है डिस्टेंस को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए इन चीजों का जो है विशेष रूप से ध्यान देकर ही काम करना चाहिए। व्यक्तिगत वित्त के देखा जाए दृष्टिकोण से रिलेशन तो अवैतनिक व्यय में देखा जाए तो अवैतनिक क्रेडिट कार्ड बिल शामिल किया जाता है, बकाया चिकित्सा व्यय होता है। ठीक है ना, जो भी उपयोगिता बिल होती हैं उनकी चीजें जो होती है मुख्य रूप से इसमें शामिल होती हैं। देखिए दायित्वों को पूरा करने में विफलता के कारण देखा जाए तो अतिरिक्त शुल्क की बात होती है, क्रेडिट स्कोर को नुकसान पहुंचता है इसमें और संभावित कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है ना, और संक्षेप में देखा है तो अवैतनिक व्यय क्या होता है, उन खर्चों का प्रतिनिधित्व करता है डिस्टेंस की जिनका जो है करता है जो कि किए गए हैं लेकिन अभी तक निपटान नहीं किए गए। मतलब कि आपने खर्च तो कर लिया लेकिन अभी आपने उसकी भरपाई नहीं की, जो क्रेडिट की बात की जा रही थी अभी। वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता बनाए रखने के लिए इस व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए इन दायित्वों को समय पर प्रतिबंधित करना और संबोधित करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका जो फाइन होता है बड़ा खतरनाक होता है और बड़ी ही जबरदस्त तरीके से फाइन होता है इसमें। जमा कर पाना फाइन जो होता है बहुत कठिन काम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जो क्रेडिट कार्ड होता है उसका एक जबरदस्त तरीके से उसका उपयोग उसका यूज भी आना चाहिए। ठीक है ना, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं। दूसरे इंपॉर्टेंट प्रश्न की हो लेकिन रिजल्ट फटाफट ये शेयर करिए। आप लोग का जो 22 फरवरी को ही पेपर एडिशन सेकंड शिफ्ट में आप लोग का वाणिज्य का, तो हिंदी का पेपर देकर आएंगे सुबह और दोपहर में देंगे आप वाणिज्य का पेपर। तो समय बिल्कुल भी नहीं है, तैयारी कर लीजिए अच्छे से जबरदस्त तरीके से। जितना 25, 30, 40 लेक्चर मैंने जो आप लोग को उपलब्ध कराए गए हैं उनको पूरा अच्छे से देख लीजिए, एक भी प्रश्नों को छोड़ना नहीं है। देखिए बैंक समाधान विवरण की विचार विशेषताओं के बारे में बात किया जाता है। देखिए किसी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता को सुनिश्चित करने के लिए देखा है तो बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है।
देखिए बैंक समाधान विवरण की जो 4 प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। पहला देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, विसंगतियों की पहचान करना। देखिए इसमें क्या होता है, बैंक समाधान विवरण के माध्यम से जो होता है कंपनी के नगद रिकॉर्ड मिलते हैं और बैंक रिकॉर्ड के बीच में किसी प्रकार की विसंगति जो होती है तो मतलब डिसमैचिंग नहीं होता है, अगर मिलता है तो उनकी तुरंत पहचान हो जाती है। इसमें क्या होता है डिस्टेंस मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बकाया चेक हो गया, पारगमन में जमा हो गया, बैंक शुल्क की बात हो गई और अन्य वस्तुएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से इसमें शामिल हो सकती हैं जिनका कंपनी की पुस्तकों में हिसाब नहीं दिया गया है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं विसंगतियों की पहचान। ठीक, दूसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट क्या हो जाएगा, नगद शेष का समायोजन, यानी नगद शेष का समायोजन जो होता है वो भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से शामिल होता है। दूसरा पॉइंट, नगद शेष का समायोजन का मतलब क्या है, समाधान विवरण में अगर देखा जाए तो हाथ में नकदी की सही मात्रा को प्रतिनिधित्व करने के लिए जो होता है कि नगद शेष के समायोजन की अनुमति देता है और सुनिश्चित करता है कि कंपनी के वित्तीय विवरण जो है उसकी वित्तीय स्थिति को सटीक रूप में जो है प्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनका और सही व्याख्यान उसका कर रहे हैं। देखिए तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न बात क्या हो जाएगा बैंक समाधान विवरण का, तो त्रुटियों का पता लगाना। देखिए कंपनी के रिकॉर्ड की बात किया जाए और बैंक स्टेटमेंट की तुलना किया जाए तो लेखांकन प्रक्रिया में अगर किसी प्रकार की कोई अगर त्रुटि या अनियमितता पाई जाती है तो उनको आसानी से पता लगाया जा सकता है उसका और उसको आसानी से क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इससे वित्तीय रिकॉर्ड की जो होती है एडिशनल सटीकता जो होती है वो बनाए रखने में या उसकी एक्यूरेसी बनाए रखने में या उसकी जो विशेषता है मुख्य रूप से बनाए रखने में जो है महत्वपूर्ण मदद मिलती है और धोखाधड़ी का भी रोकथाम जो होता है बैंक समाधान विवरण से मिलता है। देखिए बैंक समाधान विवरण की बात करें तो देखो धोखाधड़ी गतिविधियों को देखा जाए तो कम करता है ये मुख्य रूप से और उनका पता लगाने में जो होता है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बैंक स्टेटमेंट के साथ ही साथ देखा है तो कंपनी के रिकॉर्ड का मिलान करने की बात हो गई, किसी भी अनधिकृत लेन देन या विसंगतियों की पहचान करने की बात हो गई, जांच की जा सकती है इसको आसानी से और संक्षेप में कहा जाए तो बैंक समाधान विवरण किसी कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड की सटीकता और अखंडता निश्चित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो होता है पहलू होता है, इंपॉर्टेंट उपकरण होता है। ठीक है, देखिए नकदी शेष का समायोजन करने के लिए, त्रुटियों का पता लगाने के लिए और धोखाधड़ी को रोकने में बहुत ही मदद करता है और संगठन के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य और स्थिरता को में योगदान देता है ये कौन, बैंक समाधान विवरण। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर तीसरा आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज फाइल सिस्टम के बीच क्या अंतर है। देखिए ऊर्ध्वाधर के बारे में अगर बात किया जाए, ऊर्ध्वाधर फाइलिंग सिस्टम क्या होता है डिविजन्स, तो ये प्रश्न जो है ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। ठीक है डिविजन्स, तो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पर इन प्रश्नों को भी देखते हैं हम लोग और थोड़ा डिस्कस करते हैं इन प्रश्नों के बारे में भी। देखिए ऊर्ध्वाधर फाइल के बारे में अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा कि व्यवस्थित करने तक देखा जाए तो पहुंचने के तरीके में निहित है। वर्टिकल फाइल देखा जाए मुख्य रूप से देखिए फाइल को एक विशिष्ट श्रेणी या विशेषता के रूप में देखा जाए तो दिनांक की बात हो गई, विभाग की बात हो गई या प्रोजेक्ट के आधार पर जो होता है व्यवस्थित किया जाता है। इसका मतलब यह होता है किसी विशेष प्रकार से संबंधित सभी फाइलों को एक ही स्थान पर एक साथ संग्रहित कर दिया जाता है। तो उस श्रेणी से संबंधित फाइलों का पता लगाना और उन तक पहुंचना या उनका किसी प्रकार का इंफॉर्मेशन निकालना वो बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है ना, उदाहरण के स्वरूप अगर थोड़ा सा समझने का हम लोग प्रयास करें इसमें तो देखिए किसी भी विशिष्ट प्रोजेक्ट से संबंधित क्या होते हैं सभी फाइलें जो होती हैं वर्टिकल फाइल सिस्टम के भीतर एक ही फोल्डर में संग्रहित की जा सकती है यानी इकट्ठा की जा सकती है। ठीक है ना, दूसरी ओर देखा जाए तो देखिए क्षैतिज फाइल सिस्टम क्या होता है, फाइलों को उनके प्रकार या प्रारूप के आधार पर देखा जाए तो व्यवस्थित करते हैं, जैसे कोई दस्तावेज हो गए, चित्र हो गए, वीडियोग्राफी की बात हो गई, ये सभी व्यवस्थाएं जो होती है मुख्य रूप से उनपे संग्रहित कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो होता है की तो ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज जो होती है वो मुख्य रूप से फाइलें अपना अपना कार्य करती हैं। देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो गई यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर वित्तीय समावेशन का देखिए करने का काम हो गया। दो उद्देश्य के बारे में अगर बात किया जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद अगर देखा जाए तो सबसे पावरफुल बैंक के रूप में अगर कोई है तो वो भारतीय स्टेट बैंक ही है। ठीक है ना, इसे एसबीआई कहते हैं हम लोग और ये प्रमुख वित्तीय संस्थान भी है जिसका उद्देश्य अपने ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करना और देश के आर्थिक विकास में जो है अपना योगदान कैसे दिया जा सकता है। देखिए पहला क्या है, वित्तीय समावेशन। देखिए भारतीय स्टेट बैंक का जो प्रमुख कार्य है क्या है, वित्तीय समावेशन करना। क्या करना है, वित्तीय समावेशन करना जो है वो भारतीय स्टेट बैंक का प्रमुख कार्य हो जाएगा।
प्राथमिक उद्देश्यों में से देखा जाए तो एक ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों सहित अगर देखा जाए तो समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने में जो है वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। वित्तीय समावेशन करना देखिए भारतीय स्टेट बैंक का जो है महत्वपूर्ण काम है। और शाखाओं में खाता खोलना, डिजिटल को बढ़ावा देना, कम आय वाले व्यक्तियों को, व्यवसायों को उनको किफायती, सुलभ और वित्तीय व्यवसाय के लिए जो है उन्हें उपलब्ध करना, जो बैंक से सेवाएं मिल रही हैं या सुविधा जो मिल रही है उनको बैंक से रिलेटेड सुविधाएं प्रदान कराना। आर्थिक विकास में देखिए मदद करता है। यहाँ पर एसबीआई का महत्वपूर्ण कार्य है। एसबीआई जो होता है कृषि के लिए देखिए, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए जो होता है बुनियादी ढांचों की परियोजनाओं को बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है। बैंक व्यवसाय को देखा जाए, उद्यमियों को देखा जाए तो व्यक्तियों के लिए ऋण पहुंच को सुविधाजनक बनाने का प्रयास करता है, जिससे रोजगार सृजन होता है, आय सृजन होता है और समग्र विकास, आर्थिक विकास की बात होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी प्रश्न जो होगा आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए ये भी आपका प्रश्न जो है महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए डिस्टेंस, यहाँ पर जो है ये आपका प्रश्न, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्टेंस मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है आसमान सीमांत संतुष्टि के नियम की 4 अवधारणाएं, इस पर यहाँ से प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले डिस्टेंस से अपने क्लासमेट को फटाफट कर दीजिए शेयर, क्योंकि एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से पूर्वक धन्यवाद। डिस्टेंस इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि दूसरा लेक्चर आप लोग पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। जैसे डिस्टेंस मिलेगा आप लोगों का राय तुरंत यहाँ पर जो है मैं आप लोग के लिए कंटेंट उपलब्ध करा दूंगा।